गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम यहाँ उपस्थित हैं कक्षा 6 से पाठ 4 लेकर। अभी हमने 3 पाठ पढ़ चुके हैं, वह चिड़िया जो, बचपन, नादान दोस्त, और अब ये हमारा पाठ है चौथा, चांद से थोड़ी सी गप्पे। गप्पे शब्द से आपको क्या याद आ रहा है? गप्पे शब्द जब दो मित्र मिलकर बैठते हैं और जो मज़ेदार बातें करते हैं, मस्ती करते हैं, यानी कि साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि इनफॉर्मल टॉक, जो दोस्तों के बीच शरारत की जो बातें होती हैं। तो नॉर्मली ये गप्पे शब्द कब हम इस्तेमाल करते हैं? जब दो मित्रों के बीच में आपके हम उम्र यानी सहपाठी या सह उम्र के लोगों के साथ आप जिस मस्ती की, शरारत की, अच्छी बुरी बातें करते हैं, वो गप्पे होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको सुनकर अटपटा लग रहा होगा कि चांद से गप्पे किस प्रकार कोई कर सकता है। तो यहाँ पर जो कवि हैं श्री शमशेर सिंह, जो शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, उन्होंने चांद के साथ एक बालिका, एक 10 से 11 वर्ष की जो बालिका है, उससे जो बातचीत हो रही है उसको दर्शाया है। अब चांद तो बात करता नहीं है, लेकिन एक बालक है, यहाँ पर उस बालिका का बता रहे हैं कि वो 10 से 11 वर्ष की एक बालिका है और उसकी सोच है कि वो बहुत जिज्ञासु है। जिज्ञासु यानी उसको किसी भी चीज़ को जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, लालसा होती है, उत्सुकता होती है, क्यूरियोसिटी। तो वो बालिका जब वो चांद को देखती है तो उसके मन में कई तरीके के प्रश्न उठते हैं और वह प्रश्न कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। इस कविता में कवि ने बताया है कि जब वो बालिका चांद को देखती है तो उसके मन में कुछ प्रश्न उठते हैं और वो चांद से बोलती है। अब यहाँ कवि ने चांद का मानवीकरण दे दिया है। मानवीकरण का मतलब उन्होंने चांद को इस प्रकार प्रतीत किया है जैसे कि वह उस बालिका की बात को समझ पा रहा हो। तो वह चांद से कहती है कि चांद, तुम कभी एक से आकार के नहीं रहते हो। माना तुम बहुत गोल मटोल हो, बिल्कुल गोल हो, पूरा तुम्हारा चेहरा गोल मटोल है, बड़ा सुंदर है, परंतु तुम कभी एक से रहते ही नहीं हो। कभी तुम्हारा आकार बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। गोल होने के बावजूद भी तुम तिरछे नजर आते हो गोल, लेकिन कभी तिरछे नजर आते हो। मतलब तुम एक से क्यों नहीं रहते हो? क्यों तुम एक आकार में, एक साइज में नहीं रहते हो? और फिर वो आगे चांद से शिकायत करती है कि तुम अपना आकार के साथ में तुमने क्या कर रखा है, पूरा जो आकाश है, पूरा आकाश ही पहन के रख लिया है। अब यहाँ पर आकाश पहनने का तात्पर्य क्या है? तो वो बालिका कह रही है कि चांद एक मानव के समान है। यहाँ पर कवि ने तुलना कैसे की है कि चांद एक मानव इंसान के समान है जिसने पोशाक, कपड़े पहन रखे हैं और उसकी वो पोशाक किसे कहा गया है? पूरे आकाश को कहा गया है। और वह आकाश कैसा है? तारों जड़ा। जैसे हमने यहाँ देखा है कि ये चांद है और उसने पूरे आकाश की चादर ओढ़ रखी है और वह उस चादर में क्या जड़े हुए हैं? सितारे जड़े हुए हैं, तारे जड़े हुए हैं। तो वो बालिका कह रही है कि तुमने पूरे आकाश, तारों जड़ा जो आकाश है सुंदर सा, उसको पहन रखा है, उसके अंदर से सिर्फ तुम्हारा चेहरा नजर आ रहा है जो बड़ा गोल मटोल है और वह कभी झुक जाता है, कभी आधा हो जाता है, कभी तिरछा नजर आता है। तो जब वो इतने सारे प्रश्न चांद से करती है, थोड़ी देर सोचती है, फिर वो चांद से कहती है, अब मुझे लगता है ये तो कोई मरज है, मरज है, यानी कि कोई रोग है। तुम्हें तो एक रोग है कि जब तुम्हारा आकार बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है और जब घटता है तो घटता ही चले जाता है और तुम मुझे बुद्धू समझते हो, मुझे छोटा जानकर मुझे बुद्धू समझते हो। मुझे सब समझ आ रहा है कि तुम्हारा ये रोग तुम हमसे छुपा रहे हो और यह ऐसा रोग है तुम्हारे आकार का बढ़ना और घटना जो कभी ठीक नहीं होने वाला है। तो यहाँ इस कविता के माध्यम से कवि ने उस बालिका के मन की जिज्ञासु प्रवृत्ति को बताया है, उसके नासमझपन को दर्शाया है और यह बताया है कि बच्चों के मन में किस प्रकार के प्रश्न उठते हैं। और इस कविता में कुछ नए शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे कि सिमत। ये कुछ जो शब्द हैं उर्दू भाषा के शब्दों का इस्तेमाल यहाँ किया है, जैसे कि सिमत। सिमत का तात्पर्य होता है दिशाएं, डायरेक्शन। मीरा, पूरा के पूरा गोल है, थोड़ा गोल नहीं, पूरा मीरा।
दम, सांस, कहते हैं दम लेने दो, मुझे सांस लेने दो, दम। मरज, मरज यानी बीमारी। सुलभ, जो आसानी से आपको प्राप्त हो जाए वह चीज। तो यहाँ ये पांचों शब्दों का अर्थ आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है और उसे याद करना है। यह तो पहला आपका कार्य हुआ। इसके अतिरिक्त आपको अब क्या करना है, यह कविता में जिस प्रकार चांद का मानवीकरण किया गया है और वह बालिका की बातचीत उसके साथ दर्शाई गई है, और यह अब आपको यह सोचना है कि अगर इस चांद की जगह, अगर इस चांद की जगह सूरज होता तो यही बालिका उससे क्या बातचीत करती, सूरज और इस बालिका के बीच क्या संवाद होते। तो यही संवाद आपको लिखना है, यही संवाद आपको लिखना है और यह बताना है कि यदि चांद की जगह सूरज होता तो इस बालिका के उसके साथ संवाद क्या होते और यह कविता किस प्रकार की होती। अब आप सोचोगे कि हमें क्या कविता लिखनी है, तो यहाँ हम दो प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। या तो हम उसे कविता के रूप में या गद्य के रूप में, कविता या गद्य में से किसी भी रूप में आपको यह लिखना है कि चांद की जगह सूरज होने पर उस बालिका के चांद के साथ होने वाले संवाद, या यह कविता का अंत कुछ इस प्रकार होता। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस कविता का शीर्षक पढ़ने के बाद कविता का वाचन करेंगे, यह प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे। एक बार दोहरा लीजिए प्रमुख बिंदु कि यह कविता किसके द्वारा लिखी गई है, शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा लिखी गई है। इस कविता में किसका वर्णन किया गया है, एक 10 से 11 वर्ष की बालिका की सोच को दर्शाया गया है और बताया गया है कि चांद का मानवीकरण, कि किस तरीके से चांद की उसने तुलना एक मानव से की है। चांद के विभिन्न आकारों के बारे में उसने बात की है, चांद की पोशाक के बारे में बताया है कि चांद की पोशाक क्या है, पूरा आकाश है जो कि तारों जड़ा है। फिर चांद के रोग के विषय में बात की है कि चांद को कौन सा रोग है, उसके आकार के बढ़ने और घटने का रोग है। और शब्दार्थ कौन से दिए गए हैं, सिंत, नीरा, दम, मरस और सुलभ, इन सारे शब्दों के अर्थ हैं। इन सारों को करने के बाद आपको ये लिखना है, अगर चांद की जगह सूरज होता तो उस बालिका के संवाद क्या होते। यही संवाद लेखन आपको करना है और संवाद लेखन का अभ्यास हमने किया है। अब आप अपनी रचनात्मकता के आधार पर, अपनी सोच के आधार पर 5 संवाद सूरज के और 5 आपके क्या होते, कल्पनात्मक शक्ति का विकास करते हुए वे संवाद लिखिए और इस कविता को दोहराइए। इस कविता के प्रश्नोत्तर और उसका सरलार्थ आपको वर्कशीट के रूप में आप तक पहुंचाए जाएंगे। तब तक के लिए इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।